नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक चौरसिया और मेरे इस सोशल मीडिया के मंच पर आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के बारे में। ममता बनर्जी को सुप्रीम कोर्ट से फटकार लगी है और सुप्रीम कोर्ट ने ममता बनर्जी को लोकतंत्र को खतरे में डालने वाला बताया है। अब बताइए, एक राज्य की मुख्यमंत्री को अगर सुप्रीम कोर्ट ये कहे कि उन्होंने लोकतंत्र को खतरे में डाला है तो ये कितनी बड़ी बात होगी। और ये बात उस दिन कही जाए जिसके अगले दिन पश्चिम बंगाल के अंदर पहले फेज की पोलिंग होनी है। आपको पता है पश्चिम बंगाल के अंदर दो फेज की पोलिंग है। एक 23 तारीख को 152 सीटों पर और बाकी बची सीटों पर 29 तारीख को। और इससे इसी के बीच आज सुप्रीम कोर्ट के अंदर ममता बनर्जी को कड़ी फटकार लगी है। ये पूरा का पूरा मामला जो है उस याचिका पर आया है जिसमें ममता बनर्जी एक ईडी की जांच के अंदर पहुंच गई थी और उसमें उन्होंने जांच के अंदर बाधा डाली थी। ये पूरी की पूरी पिटिशन एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने जो है वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर लगाई थी, जिस पर आज सुनवाई हुई और जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने बेहद कड़ी टिप्पणी की है। ममता बनर्जी की इस मांग को भी ठुकरा दिया गया कि इस पूरे मसले को, चूंकि अनुच्छेद 32 के अंतर्गत है, इसीलिए इसे 5 जजों की संवैधानिक बेंच को सौंपा जाए। आज तक के भारत के लोकतंत्र के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है जब सुप्रीम कोर्ट ने लोकसभा के किसी सिटिंग जज पर जो जांच प्रक्रिया है उसमें बाधा डालने का आरोप लगाया है। ये मामला कौन सा था? आपको याद होगा, ईडी आईपैक। ये आईपैक वही संस्था है जिसको प्रशांत किशोर चलाया करते थे। अब प्रशांत किशोर उससे अलग हट गए हैं, उनके दूसरे सहयोगी इस पूरी की पूरी संस्था को चलाते हैं। आईपैक के ऊपर ईडी ने कोयला घोटाले मामले पर रेड करी थी और इस ईडी की रेड में ममता बनर्जी और डीजीपी राजीव कुमार पहुंच गए थे, जिसके बाद ईडी ने इस पूरे मामले की जांच सीबीआई से कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट के अंदर याचिका डाली थी। ममता बनर्जी के ऊपर आरोप है कि वो यहां से कुछ इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स लेकर गई हैं, यहां से वो कई सारी जो है तकनीकी दस्तावेजों को लेकर गई हैं जो जांच प्रक्रिया में बाधा की तरह हैं। सुप्रीम कोर्ट ने और क्या क्या कहा मैं आपको बताऊंगा, लेकिन आपको पता है ममता बनर्जी अब तक के अपने पॉलिटिकल इतिहास का सबसे मुश्किल चुनाव लड़ रही हैं, क्योंकि एक तरफ इलेक्शन कमीशन है जिसने वहां पर सुरक्षा व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त कर दिया है और ये दावा भी किया है और टीएमसी को एक चैलेंज भी किया है कि उन्हें किसी भी हालत में बूथ कैप्चरिंग या फिर चुनावों को प्रभावित करने नहीं दिया जाएगा। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी है और ये सीधा मुकाबला जो है भारतीय जनता पार्टी और टीएमसी के बीच दिखाई दे रहा है। जाहिर सी बात है ये सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का भी एक पॉलिटिकल नैरेटिव बनेगा, इसके ऊपर भी पॉलिटिकली बातचीत होगी। ये मामला क्या है, ये कैसे हुआ, और दो मुद्दे और हैं, क्योंकि जो एसआईआर की जो फाइनल लिस्ट है, जो 27 लाख नाम कटे थे, उन 27 लाख नामों में से जो सप्लीमेंट्री वोटर लिस्ट आई है उसमें सिर्फ 136 नामों को वोट डालने की इजाजत दी गई है। तो ये भी अपने आप में एक बड़ी बात है। इसके अलावा इलेक्शन कमीशन ने 800 तृणमूल कांग्रेस के ऐसे नेताओं की लिस्ट बनाई है जिनको फिलहाल जेल के अंदर तो नहीं डाला जाएगा, जिनकी गिरफ्तारी नहीं होगी, लेकिन उन पर विशेष नजर रखी जा रही है ताकि वो चुनाव के अंदर किसी भी तरह का डिस्टरबेंस ना पैदा करे। इसी पर बात करने के लिए मेरे साथ ओम प्रकाश नारायण जुड़ गए हैं, मेरे सहयोगी रोज की तरह। ओम प्रकाश, पहली बार जो सुप्रीम कोर्ट था उसने ममता बनर्जी को फटकार लगाई थी जब एसआईआर से जुड़े हुए न्यायिक अधिकारियों को बंधक बना लिया गया था और कई घंटे वो बंधक रहे थे। उसके मामले में सुप्रीम कोर्ट ने न केवल चीफ सेक्रेटरी को फटकार लगाई बल्कि राज्य सरकार के खिलाफ भी कई उन्होंने जो है वो कड़े जो है अपने ऑब्जर्वेशंस दिए थे। आपको क्या लगता है, ममता बनर्जी क्या चौतरफा गिरती जा रही हैं? दीपक जी, वाकई आज चौंकाने वाला स्टेटमेंट था सुप्रीम कोर्ट का। मतलब ममता बनर्जी इस पे कैसे रिएक्ट करेंगी और वेस्ट बंगाल सरकार कैसे रिएक्ट करेंगे, टीएमसी के नेता इस पर क्या बोलेंगे, ये वाकई देखने वाली है। हालांकि लोगों ने रिएक्शन देना शुरू किया है कि हम देखेंगे और बताएंगे और इसको ठीक से संज्ञान में लेकर इस मामले को बताएंगे।
क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के जज का जो न्यायमूर्ति है, उनका एक लाइन था, 2 बार उन्होंने कहा कि डेमोक्रेसी ऑन जियोपोडाई। मतलब आप साहब लोकतंत्र को खतरे में डाल रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट का जज कह रहा है। किसके लिए कह रहा है? सिटिंग सीएम के लिए कि साहब लोकतंत्र में कभी ऐसा नहीं हुआ। कह रहा है कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की आप बात करते हैं, और अंबेडकर और संविधान लिखने वालों ने कभी इस दिन की कल्पना नहीं की होगी जब एक सेंट्रल एजेंसी जाके छापामारी करे और सिटिंग चीफ मिनिस्टर चला जाए और जाके उसको रोके। सिर्फ नहीं रोके ही नहीं, बल्कि अंदर से लैपटॉप, मोबाइल और दूसरे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट लेके निकल जाएं। तो सुप्रीम कोर्ट के इस बयान के बाद तो मुझे लगता है कि अगर इलेक्शन का टाइम नहीं होता तो बीजेपी के नेता जरूर या दूसरे नेता जरूर डिमांड शुरू कर देते कि ममता बनर्जी को हटाया जाए और 356 लगाई जाए। क्योंकि ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है सुप्रीम कोर्ट का ये कहना कि डेमोक्रेसी और जियो पढ़ाई, लोकतंत्र को खतरे में डालना। और उसमें उन्होंने उन दोनों बातों का जिक्र किया, एक आईपैक के ऑफिस पे जाना, दूसरा मालदा में जो जुडिशियल ऑफिसर्स को बंधक बनाए गए थे उस मामले को भी उठाया और कहा कि साहब आधी रात को कौन कॉल पे, मतलब कॉन्फ्रेंस कॉल पे जोड़ा जा रहा है, डीजीपी को कॉन्फ्रेंस कॉल पे जोड़ा जा रहा है, चीफ सेक्रेटरी को, और चीफ जस्टिस ऑफ कोलकाता हाई कोर्ट खुद जोड़ रहे हैं। मतलब ये कितनी बड़ी बात है अपने आप में कि जुडिशियल ऑफिसर्स बंधे हुए हैं, फंसे हुए हैं, और डीएम एसपी से लेकर सब लोग नादारद हैं। सरकार नाम की कोई चीज नहीं है, स्टेट में लॉ एंड ऑर्डर नाम की कोई चीज नहीं है। तो सीधे सीधे सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि साहब वेस्ट बंगाल की हालत बिल्कुल ठीक नहीं है। जो बात अब तक बीजेपी के नेता कहते रहे हैं, जो बात अब तक भारत सरकार के मंत्री कहते रहे हैं, उस लाइन को ही आगे बढ़ाया है सुप्रीम कोर्ट के इस कोर्ट ने कि साहब लोकतंत्र वाकई खतरे में है। दीपक जी, मैं आपसे यहां समझना चाहता हूं कि क्या वाकई 356 लगाने का टाइम है? क्या वाकई 356 के लिए सब बिल्कुल परफेक्ट कंट्री स्टेट हो गया है वेस्ट बंगाल? क्योंकि जो बात अमित शाह चुनावी रैलियों में करते रहे हैं, वो बात आज सुप्रीम कोर्ट में बैठे माननीयों ने कहा है। बिल्कुल। और ये मुद्दा हमेशा से रहा है कि पश्चिम बंगाल के अंदर फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराने के लिए पहले राष्ट्रपति शासन लगाया जाए, ममता बनर्जी को, सरकार को बर्खास्त किया जाए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी हमेशा इसको करने से डरती रही है। मुझे नहीं लगता कि अब 356 का कोई सीन बनेगा, क्योंकि सरकार सरकार जो है अब दूसरी बार चुनकर आने जा रही है। या तो ममता बनर्जी रहेंगी या ममता बनर्जी को हटा देगी पश्चिम बंगाल की जनता। और यदि हटा देती है तो 356 का सवाल ही नहीं है। और चूंकि इलेक्शन प्रक्रिया चालू है, इसलिए 356 यानी राष्ट्रपति शासन लगाने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, क्या क्या कहा है सुप्रीम कोर्ट ने, ये देखकर तो मेरे भी होश फाख्ता हो गए। उन्होंने कहा है कि ममता की हरकत केंद्र राज्य का मामला नहीं है। ये जो रेड हुई थी, ये आईपैक पर हुई थी। आईपैक जो है, ये है इंडियन पॉलिटिकल एक्शन कमेटी, और ये ममता बनर्जी का पूरा चुनावी मैनेजमेंट करती है। हाल ही के दिनों में आपने देखा होगा कि खबरें भी आई कि आईपैक ने जो है अपने जमीनी ऑपरेशंस को रोक दिया है, और ममता बनर्जी ने यहां तक कहा कि आईपैक से जुड़े हुए जितने लोग हैं उनको वो नौकरी दे देंगी, यहां तक ममता बनर्जी ने कहा था। तो अब सुप्रीम कोर्ट क्या क्या कह रहा है कि ममता की हरकत केंद्र और राज्य का मसला नहीं है, क्योंकि उनकी जो वकील थी उन्होंने ये आर्गुमेंट पेश करने की कोशिश की कि ये पूरा मामला फेडरल स्ट्रक्चर से जुड़ा हुआ है, ये पूरा मामला संघीय ढांचे से जुड़ा हुआ है, ये केंद्र राज्य के टकराव से जुड़ा हुआ है। लेकिन विक्टिम सुप्रीम कार्ड कोर्ट, खेल रही थी, हाँ, लिटरली विक्टिम वो कार्ड खेल विक्टिम रहे थे। कार्ड खेल रही थी। बिल्कुल बिल्कुल। और ये जो टिप्पणी थी, और सुप्रीम कोर्ट ने उनकी इस दलील को मानने से इनकार कर दिया, इसको संवैधानिक बेंच को देने से भी इनकार कर दिया। ये बड़ी और झकझोर देने वाली खबर है ममता बनर्जी के लिए, बेहद बड़ी और झकझोर देने वाली खबर। ये किसी मुख्यमंत्री के आचरण पर अब तक की सबसे सख्त टिप्पणी है। और सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा है कि कोई भी मुख्यमंत्री या कोई भी व्यक्ति, और यहां तो ये मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने चुनाव जीतकर संवैधानिक तौर पर शपथ ली है, वो जांच में बाधा नहीं डाल सकता। यहां तक कहा सुप्रीम कोर्ट ने, हमने कभी नहीं सोचा था कि एक मुख्यमंत्री जांच के अंदर दखल डालेगी। इसको लोकतंत्र के लिए खतरा बनाया है। और दीपक जी, साफ साफ, हाँ, दीपक जी, हाँ। आप इसको कल के वोटिंग से कैसे जोड़ते हैं, कैसे देखिए देखते हैं? क्या देखिए वाकई इसका असर होगा? देखिए, ममता बनर्जी के खिलाफ ये जो आरोप थे,
ये आरोप भारतीय जनता पार्टी लगातार लगाती रही है कि ममता बनर्जी लोकतंत्र के लिए खतरा है, वो तानाशाही के साथ काम करती है, टीएमसी के अंदर गुंडा राज चलता है। अब बीजेपी के जो तमाम आरोप थे, तो इन पर जो है सुप्रीम कोर्ट ने एक मोहर लगा दी है। बीजेपी के आरोपों पर सुप्रीम कोर्ट ने एक तरह से मोहर लगा दी है। और मेरे ख्याल से जो फ्लोटिंग वोटर्स हैं पश्चिम बंगाल के, जो इस बार चुनाव के अंदर एक बहुत बड़ा रोल अदा करने वाले हैं। देखिए, ग्रामीण वोटर तो डिवाइडेड है, कुछ कुछ कास्ट के आधार पर डिवाइडेड है, कुछ क्लास के आधार पर डिवाइडेड है, लेकिन जो फ्लोटिंग वोटर्स हैं वो इन टिप्पणियों पर खासी नजर रखते हैं, उनका असर इन तमाम टिप्पणियों पर पड़ता है। तो मेरे ख्याल से फ्लोटिंग वोटर्स पर यह निस्संदेह असर डालेगा कि क्या भारतीय जनता पार्टी ममता बनर्जी के बारे में अभी तक जो कहती आई है वो सब ठीक था। और अब अभी बात यहां नहीं रुकी, आज सुनवाई तो सुनवाई हुई है, ममता बनर्जी पर सीबीआई जांच की भी मांग की गई है। और आप जानते हैं ईडी, सीबीआई, आईटी, ये जब 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 किसी के आसपास शिकंजा कसते हैं तो किस तरीके से शिकंजा कसा जाता है। और ममता बनर्जी अगर एक बार सीबीआई जांच में फंसती हैं तो ममता बनर्जी को किस तरह की राजनीतिक दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, कानूनी दीपक दिक्कतों जी, का सामना करना पड़ सकता है, ये हम सब एक्चुअल में जानते हैं। ममता बनर्जी, दीपक जी, पहली बात नहीं है जब आईपैक के ऑफिस गई और केंद्रीय जांच एजेंसियों के काम में अड़ंगा लगाया या डिस्टरबेंस क्रिएट की। अगर आपको याद हो तो राजीव कुमार कोलकाता में होते थे, पुलिस अभी तो कमिश्नर थे, डीजीपी हैं, कोलकाता पुलिस कमिश्नर थे। याद और है मुझे। वहां पे भी, यस, वहां पे भी जांच एजेंसियां गई थी। और कैसे स्टेट गवर्नमेंट की पुलिस ने और स्टेट गवर्नमेंट के फोर्स ने पूरे इलाके को घेर लिया था। और कैसे अंदर अधिकारी, सेंट्रल केंद्रीय जांच एजेंसी के अधिकारी अंदर बंधक टाइप से हो गए थे। मैं ये नहीं कह रहा हूं बंधक बना दिए गए थे, लेकिन मोर और लेस वैसी सीन थी। मुझे याद है कि हम लोगों ने कैसे उसको कवर कराया था, कैसे कवर किया था, और कैसे पूरी शाम से लेकर रात तक बेचैनी भरी थी केंद्रीय जांच एजेंसियों के लिए भी, भारत सरकार के लिए भी, और स्टेट गवर्नमेंट के लिए भी। तो मुझे लगता है कि ममता बनर्जी की हैबिट में अगले दिन ममता बनर्जी बकायदा धरने पे बैठी और ये कहा, पुलिस अधिकारी भी आए बकायदा बैच में, मतलब वर्दी में आए, और ममता ममता बनर्जी के साथ धरने पे बैठे। और ममता बनर्जी ने अधिकारियों को कहा कि भाई, मैं तुम्हारे लिए बैठ रही हूं, तो यू शुड हैव टू कम हियर, तुम्हें आना पड़ेगा और मुझे सपोर्ट करना पड़ेगा। तो इसको लेकर भी भारत सरकार और ममता बनर्जी के बीच में एक लंबा तकरार चला था, लंबा तनाव चला था। और ये वो समय था जब भारत सरकार का, जो बीजेपी के नेताओं का आरोप है कि 150 के करीब, 124 से ज्यादा कार्यकर्ताओं की हत्या हुई थी, ये वो समय था। तो दीपक जी, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि ये पहली बार नहीं है जब ममता बनर्जी ऐसी हरकतें कर रही हो। सुप्रीम कोर्ट जरूर इतने दिनों के बाद जगह ने, इन द सेंस कि सुप्रीम कोर्ट इतने दिनों के बाद कमेंट किया है, और सुप्रीम कोर्ट को ये लगा है कि साहब, ये वाकई कोई ऐसी चीज हो रही है देश में जो बिल्कुल लोकतंत्र के लिए खतरा है और बिल्कुल लाइन लीक से हटकर है। तो ये वाकई इंपॉर्टेंट है। और आप जिस फ्लक्चुएटिंग वोटर की बात कर रहे हैं, अब आप मुझे दोबारा ठीक से बताइए कि मालदा से लेकर कोलकाता तक सभी जगहों पर एसआईआर का लेकर हंगामा हुआ, बिल्कुल हुआ। उसका इलेक्शन कमीशन ट्रिब्यूनल ने भी उस बात पे पर्दे डाल दिए। तो क्या कल का चुनाव कितना इंपॉर्टेंट है, कितना अहम है और कितना दिलचस्प होने वाला है? बहुत अहम है। 27 लाख लॉजिकल डिस्क्रिपेंसीज वाले वोटर कटे हैं, और कुल वोटर कटे हैं 91 लाख। तो इनकी आधी भी मान ली जाए कि इन 152 सीटों के अंदर है, तो बहुत ही जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग ये हो जाता है। और ममता बनर्जी के लिए ये खतरे की घंटी है, अगर ये कहा जाए तो गलत नहीं होगा, क्योंकि एसआईआर में कमोबेश उन्हीं लोगों के नाम कटे हैं जो ममता बनर्जी से जुड़े हुए रहे हैं, या जिसका वोट बैंक ममता बनर्जी को लेने का आरोप लगता है। मैं ये भी मानता हूं उसमें हिंदुओं के वोट भी हैं, मुसलमानों के वोट भी हैं, हर तरह के वोट हैं, लेकिन ज्यादा वोट बैंक ममता बनर्जी का होगा, क्योंकि ममता बनर्जी इसको बड़ा मुद्दा बना रही हैं। ममता बनर्जी बार बार ये कह रही हैं, और उनकी पॉलिटिकल पार्टी इस बात का तर्क दे रही है कि अगर किसी एक सीट, मान लीजिए भवानीपुर भवानीपुर में ममता बनर्जी 2000 वोट से जीतती हैं, और भवानीपुर में जो कटे हुए वोट हैं वो 20,000 के आसपास हैं। तो ऐसे में भवानीपुर में जो लोग लॉजिकल डिस्क्रिपेंसीज के आधार पर वोट नहीं दे पाए, वो उन वोटों का क्या होगा?
ये भी अपने आप में एक बड़ा सवाल है। हार जीत का क्या होगा? क्या इलेक्शन पिटिशन जाएंगी? क्या इलेक्शन पिटिशंस पेंडिंग रहेंगी? मैं आपको ये बता दूं, ये 27 लाख जो लॉजिकल डिस्क्रिपेंसीज के नाम कटे थे, इनमें से मात्र 136 नाम क्लियर हुए हैं। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जो जुडिशियल ट्रिब्यूनल है उसके सामने ये 27 लाख लोग जाएं। ये 27 लाख लोग गए थे, लेकिन जुडिशियल स्क्रूटिनी के बाद सिर्फ 136 लोगों के नाम क्लियर हो पाए हैं। तो आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि 27 लोगों के नाम की कितनी बड़ी इसकी जो है वो प्रक्रिया होगी। अब मुझे इस बात को जानने में भी दिलचस्पी है कि कई सारी पॉलिटिकल पार्टी और कई सारे विघ्न संतोषी लोग जो है वो जो सुप्रीम कोर्ट के इस बातों को नहीं मान रहे हैं, एसआईआर पर जो 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 हमेशा सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के ऊपर सवाल उठाते रहे हैं, वो कई सारे लोग सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं। और कई विधानसभा सीटें जहां पर मैंने आपको एग्जांपल बताया, कटे हुए वोट से अगर कम जीत का मार्जिन है, तो वहां खड़े होकर सुप्रीम कोर्ट के अंदर कह सकते हैं कि भाई हम जो है हम इस चुनाव परिणाम को नहीं मानते। तो आने वाला समय बेहद दिलचस्प होगा। लेकिन एक बात तय है कि पश्चिम बंगाल का चुनाव इस बार बहुत अलग होने वाला है। बहुत तरीके का होने वाला है। मैं तरीके का इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने यहां पर अपनी चाक चौबंद प्रिपरेशन लगाई है। कल ही मैं आपको आंकड़ा बता रहा था, 2407 कंपनियां तैनात की गई हैं। लगभग 2,40,000 अर्धसैनिक बल के लोग हैं। कल मैंने आपको एक वीडियो का जिक्र किया था, जिस वीडियो में अर्धसैनिक बल एक महिला को कह रहे थे कि अगर टीएमसी के गुंडों ने उन्हें मारा तो वो उन्हें पाताल में डाल देंगे। जो बख्तरबंद गाड़ियों के साथ फ्लैग मार्च किया जा रहा है और एक मिलिट्री ऑपरेशन की तरह इस पूरे के पूरे चुनाव को करवाया जा रहा है। तो प्रकाश जी, कल भी हमारी नजर लगी होगी। और मुझे पता है आप सट्टा बाजार में बहुत बातचीत कर रहे थे, बहुत सारी जानकारी